सभी सामान्य जनों को मेरा सादर वंदे नमस्कार। ECCE जो एक विषय मुझे मिला है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भारतीय जो शिक्षा नीति नवीन बन रही है उसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक अवस्था से जुड़ी हुई जो भी विधाएं हैं उससे जुड़ा हुआ ये मैटर है। और ये भारत सरकार की जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक जो प्रोग्रामिंग चलती है उसके अंतर्गत है ये सब। जबकि हमारी विद्या भारती इस पर लगातार कार्य करती रही है, लेकिन इसको अब गवर्नमेंट ने इसको जोड़ दिया है। कहने को हम लोग ये लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इसको जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वास्तव में सामान्यतः हम सोचते हैं कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है सिर्फ वही डेवलप करता है। ऐसा नहीं है। 3 से 6 वर्ष का बच्चा डेवलप करता है सिर्फ वो इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हमारे बीच में वो उस समय आता है। और जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें तो 6 वर्ष का बच्चा हमारे बीच में आना चाहिए। ये तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग आगे बढ़े तो हमने 3 साल का बच्चा भी अपने विद्यालय में लेना शुरू करा। नहीं तो शिक्षा नीति कहती थी कि 6 वर्ष का बच्चा विद्यालय में आना चाहिए। और जबकि ये इतना बड़ा ह्रास था एक छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि केवल एक वही समय है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा ग्रो करता है। जो उनका जो क्रिटिकल एज जो बच्चे की होती है, प्रैक्टिकल एज जो होती है, वो यही होती है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि हमने क्या किया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे को हमने ट्रेन किया है, लेकिन अगर हम देखें तो शून्य काल से ये शिक्षा प्रारंभ होती है माता के गर्भ में। और ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में साबित है कि माँ के गर्भ में ही बच्चा इतना ट्रेंड हो जाता है। बाहर आने के बाद तो सिर्फ उसकी जो सामाजिकता है वो बढ़ती है। ये तो काफी चीजें वो सीख जाते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण हमारे बीच में है। तो ECC एज अर्ली चाइल्डहुड जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मानव जीवन की सबसे पहले की जो 6 वर्ष होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 वर्षों के अंदर विकास दर बहुत तीव्र होती है। वास्तव में हम जो बनने वाले हैं ना, या हम जो बनेंगे, ये इन्हीं 6 वर्ष निर्धारित कर देते हैं कि बच्चा कैसा होगा, वो कैसा भविष्य चाहता है, हम उसे कैसा भविष्य देंगे। ये ECC के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सीखने की आधार चरणों में एक सक्षम और एक उत्तेजक वातावरण की सुविधा है, जो बच्चों की दीर्घकालिक सीखने को एक सकारात्मक योगदान प्रदान करता है। इसी में बच्चा इतना एक्टिव होता है, आप जो चाहे उससे करा लीजिए। कहते हैं ना, बच्चा गाली जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? उसी एज में सीखता है। आप 15 साल के 16 साल के बच्चे को गाली दोगे, उसे पता ही गाली गलत चीज है, वो नहीं सीखेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा सीखेगा क्योंकि उसके मायने तो नहीं जानता है, लेकिन जो उसकी एज है, उत्तेजक एज है, वो उसको प्रोत्साहित करती है कि इसको सीख, और वो उसे सीख जाता है। नेक्स्ट में बच्चे को सीखने के लिए उत्तेजक जो माहौल प्रदान होता है वो या तो माता, उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता पिता की। क्योंकि हमारे पास आने से पहले बच्चा 2.5 से 3 साल तक अपने माता पिता के साथ ही रहता है, तो उस समय हमारा कोई पार्ट नहीं रहता है। तो वो जो कुछ सीखता है अपने माता पिता के साथ सीखता है। और इसी वर्ष में ये पाठ्यक्रम जो है, जो ECC का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, इसी दृष्टिकोण को देखकर ध्यान रखा गया है कि शून्य काल से 6 वर्ष तक, शून्य काल से 3 वर्ष तक जो बच्चे ने घर में सीखा है उसको हम कितना डेवलप कर सकते हैं। जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो बच्चा कितना एक्टिव है, वो अपने घर से कितना सीख पाया है, और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। फल अच्छा चाहिए तो बीज की चिंता करनी है, और अगर भवन सुदृढ़ चाहिए तो नींव की चिंता करें। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो बीज बोया है वो बहुत अच्छा फल लेकर आए, उसके लिए आपको बीज की चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो आप फल की इच्छा नहीं कर सकते हैं। और एक भवन के अच्छे निर्माण, मजबूती निर्माण के लिए जो आपको चाहिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। तो चिंता भवन की नहीं करनी है, नींव की करनी है। समाज व राष्ट्र समर्थ चाहिए तो शिक्षा की चिंता करें। ये बिल्कुल सही है। अगर आप समाज और राष्ट्र का कितना कुछ भी बोल दें, इस एज में हमें कितना भी सिखा दिया जाए, वो हमारे बचपन के गुण हैं जो हम समाज और राष्ट्र को देते हैं। तो इसके लिए शिक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। सुबह से ही हम अपने अधिकारियों के मुख से जो सुन रहे हैं, वास्तव में सुन रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है वो कैसी जा रही है। तो नई जनरेशन को लाने के लिए ECC क्या कर रहा है और हमको उसमें किस तरह से उसको डेवलप करना है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। हमारे जो प्रारंभिक
बाल्यावस्था है वो शिक्षा आनंददायी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, संस्कार मूलक होनी चाहिए, क्रियाओं से युक्त होनी चाहिए और अनुभव आधारित होनी चाहिए। हम जो कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं उसका अनुभव उसको कराना है। ये नहीं कि मुंह से बोलकर नहीं बोलना है। जैसे कल भाई साहब बता रहे थे कि सेब है, सेब बोल दिया कि हाँ सेब मीठा होता है, आपने कह दिया सेब मीठा, आपने कहा है ना, उसको थोड़ा ना पता है कि सेब मीठा है, तो उसका अनुभव कराना अनिवार्य है। स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो अर्ली चाइल्ड की होती है, इसमें आपने देखा होगा पहले एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके बाद 0 काल से प्रथम वर्ष है, 1 से 2 years, उसके बाद 2 and 3, 3 and 5 and 5 and 7। ये पूरा स्ट्रक्चर है एज के क्रॉप करने का। इसमें शारीरिक विकास जिस तरह से हो रहा है उस तरह से बच्चे का मानसिक विकास भी लगातार हो रहा है। केवल वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कुछ सीख भी रहा है। और जितना भी ईसीसी के बारे में मैंने पढ़ा है इन 2 दिनों में, तो ये 3 चीजें निकल कर आई हैं कि एक तो हमारा एम ये होना चाहिए कि बच्चे में ये 3 चीजें आ जाएं 6 वर्ष तक। सबसे पहले तो हेल्थी बीइंग है कि वो स्वस्थ रहना चाहिए, वो बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी तरह से जो ट्रेन कीजिए, उसकी आदतें सुधारिए, उसके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। और जब वो आपके विद्यालय में आए तो स्वस्थ रहे। ये नहीं है कि आज बीमार रहता है या उसको रोज जुकाम रहता है, कुछ भी जो रहता है वो सब चीजें नहीं। सबसे पहली बात है ईसीसी सबसे पहले इस चीज पर डिपेंड करती है, वो ये सिखाने की कोशिश करती है जो हमारी भारत सरकार जो चाह रही है आज के बच्चों में कि बच्चे जो वीक होते जा रहे हैं। सेकेंडली वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, वो अपनी बात को बिल्कुल, वैसे तो बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं आजकल के, बहुत अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते हैं वो नहीं। तर्क करने की शक्ति क्लास में कि आप कुछ सिखा रहे हैं और बच्चे को ऐसा लगे कि मैडम ने बोला है, इसको दोबारा कैसे याद करना है, क्या उसका माइंड इतना ज्यादा एक्टिव है कि आपने जो बोला वो अगले दिन आपको सुना सके। तो एक गुड कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। और तीसरा एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। आप उसे मंच पर डेली खड़े कीजिए, छोटे बच्चे को रोज आगे लाइए, रोज उससे कहिए कुछ ना कुछ बोले। अगर वो रोज डेली कुछ बोल रहा है 6 वर्ष तक का बच्चा, तो आप सफल हैं। फिर उसको आगे सिखाने की आवश्यकता नहीं कि मंच पे जाना कैसे है, वो खुद ही मंच पे चला जाएगा, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 चीजें जो है वो जो गोल्स में निकली है, बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने इसको डिजाइन करके सिर्फ 3 चीजें मेरे ध्यान में आई है कि मुझे बतानी चाहिए। एक तो हेल्थी बीइंग है, एक गुड कम्युनिकेटर है और एक्टिव लिसनर है। ये 3 चीजें अगर हमने कर दी तो हम ईसीसी में आधे से ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है, ईसीसी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी आप समझ लीजिए बच्चा किसी भी मानक से हमारे पास आए, कैसा उसका परिवार है, कैसा वो है, लेकिन वो बच्चा किसी भी परिवार से आए, आपका बच्चा है। और हर एक बच्चा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, उसमें किसी बच्चे की आप कैटेगरी नहीं बना सकते हैं। उसे उचित सम्मान दिया जाता है, सकुशल सुरक्षित महसूस करवाया जाता है और एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करने में मदद की जाती है। यह सुनिश्चित करता है हमारा ईसीसी, जिसको हम एक शिशु वाटिका हमारी विद्या भारती ने नाम दिया है। बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रत्येक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक मौजूद नींव को सक्षम करना है। जैसा मैंने आपको पहले कहा है, वही है हेल्पिंग और कम्युनिकेटर वाली जो बात आई है, और मेंटली कितना प्रिपेयर आप बच्चे को कर रहे हैं, ये सब चीजें बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग ही करनी है। ऐसा नहीं है आप सब बच्चे को लिसनर नहीं बना सकते हैं, सब बच्चे में कम्युनिकेट की भावना नहीं हो सकती है, इसमें कमी आएगी, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग, उसकी शारीरिक क्षमताओं के अकॉर्डिंग मेंटली जो स्ट्रेस पे डाल सकते हैं वो कितना डाल सकते हैं। आपको आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो आज सिखाया वो सब बच्चे याद करके आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें हम लोग भी हैं, हमने आज जो सब कुछ सुना है, जरूरत है कि हम सब कल यहाँ खड़े होकर उसकी प्रशंसा दे सके। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानकता होती है। बच्चे की इंद्रियों के विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना, ये सबसे मेन पॉइंट है। विद्या भारती का तो सबसे पुराना यही ध्येय है कि बच्चों के इंद्रिय विकास और एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे समूह में मिलकर काम कर रहे हो और उनका इंद्रिय विकास लगभग क्षमता के अकॉर्डिंग हो, एक समान चले, कोई बच्चा किसी बच्चे से अपने आप को पिछड़ा ना समझे। साथ ही मनुष्यों के प्रति सम्मान और प्रेम के सांस्कृतिक और विकासात्मक रूप से उचित व्यवहार और मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात करना। हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि आपके साथ का जो बैठा हुआ बच्चा है वो किसी भी उससे आ रहा है, आपको उसके साथ हीन भावना नहीं रखनी है। ये सामाजिकता का पोषण है जिसमें उसको ये सिखाना है, हमको सबका सम्मान करना है, अपने गुरुजन का सम्मान करना है, हमारे बीच में आए हुए किसी व्यक्ति का सम्मान करना है। ये बचपन
से ही सिखा दिया जाए तो आगे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वही बात है कि 0 से 6 ईयर्स आपने जो सिखा दिया बच्चा ट्रेंड हो गया, फिर हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देकर तथा अन्वेषण, जांच और प्रयोग करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। दुनिया भर में वैचारिक समझ को विकसित करना, वही बात है जैसे ग्लोबल ब्रेन रिसर्च जो सेंटर्स हैं उन्होंने कई जगह विश्व स्तर पर बहुत जगह ये खोज की है और देखा है कि बच्चों में जो सोचने की क्षमता होती है वो इतनी स्पीडली होती है कि अगर उसके छोटे बच्चे के हाथ में अगर लैपटॉप भी दे दिया जाए ना तो वो 4 दिन में सीख जाता है। ऐसे बच्चे भी हैं। मोबाइल हम नहीं सिखाते हैं, हमें नहीं आता है, हमारे बच्चे हमसे बेस्ट मोबाइल चलाते हैं। तो वही है कि ग्लोबल जो हमारी जो रिसर्च सेंटर चल रहे हैं ब्रेन के ऊपर, जो ग्लोबल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो साबित कर चुका है कि बच्चे को सुदृढ़ करने का जो रास्ता है दुनिया भर में वो उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ावा देता है। वो लगातार अन्वेषण करते हैं, लगातार खोज करते रहते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण लगातार वो किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य क्षेत्र को विकसित करना, अब ये काम हमारा है कि हमने इतनी सारी बातों को सुना है। अब बच्चे के विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए हमें कार्य क्षेत्र, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है। वो प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना है वो हम आगे देखेंगे। उसमें सर्वप्रथम बात आती है कि शिक्षा कैसी हो। अगर हमने ये सब बातें कर ली, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि बच्चे को इस तरह की शिक्षा दे सके। तो सर्वप्रथम पहला है लचीली। हमारे लिए सबसे पहली बात है बच्चे के बीच में जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें इतना लचीलापन हो कि हम अपनी बात को तुरंत बदल सके। मान लीजिए हम एक स्टोरी सुना रहे हैं क्लास में और वो स्टोरी सुनाते कुछ भावुक हो गई, लगा कि आपने बताया ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा, तो बच्चे आपने देखो वो चुप सुनते रहते हैं, हाथ पैर रखे, हाँ मैडम सही कह रहे हैं, उसके संग बहुत गलत हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुरंत उसी मूवमेंट को आप चेंज कर दें, वो तुरंत हंसने लगे, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया मैडम, ये अच्छा हो गया। तो ये सब चीजें लचीले स्वभाव में होनी जरूरी है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हम क्लास में जा रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तो बच्चे को पहले से, जैसे कल सर बोल रहे थे कि क्लास में सर के गुस्से क्या होता है कि अगर चेहरा रौबदार हो, गुस्से वाला हो तो बच्चा बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि टीचर ये करेगा, अब ये करेगा, वो करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग इस चीज 0 से 6 वर्ष की अवस्था, हमारे लिए 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये सब बातें मानक नहीं करती हैं। हमारी शिक्षा नीति इन 4 चीजों पर आधारित है। हमने ये 4 चीजें कर दी, हमने ईसीसी के पैटर्न को समझ लिया। दूसरी है खेल आधारित, जो कुछ सिखाना है खेल के माध्यम से सीखना है, कुछ अलग नहीं करना है, खेल ही करना है। जैसे कि अभी मैडम ने एक वीडियो दिखा रही थी अपने स्कूल की कि उन्होंने क्या करा कि पजल टाइप बनाया, उसमें एक बाल्टी के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी और बच्चों को बैठा दिया, देखो इसमें बॉल भी है, फटाफट दिखाया एक मैडम ने कि देखो बॉल, देखो पेंसिल बॉक्स, देखो पेंसिल डाल दी, उसके बाद बच्चों को छोड़ दिया। आप बच्चों बताओ इस बाल्टी में से मैं कितनी चीजें डाली थी, कितनी चीजें निकाली हैं। तो बच्चे को उतना भाषा का ज्ञान भी हो गया, इतनी चीजों की नॉलेज भी हो गई और आपको भी पता चल जाता है कि बच्चे की सोचने की, उसके पकड़ने की क्षमता कितनी है। तीसरा है गतिविधि आधारित, कुछ ना कुछ कराना है बिल्कुल औपचारिक तरीके से। हम ये नहीं कहते कि आप कॉपी किताब को छोड़ दीजिए। ईसीसी खुद भी कह रहा है कि अब तो सेकंड तक किताबों को नहीं उठाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किताबी कीड़ा बनकर बच्चा रह गया है और कुछ नहीं है। ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो मस्तिष्क है वो शून्य हो गया, क्योंकि किताबों के बर्डन में वो दब चुका है। क्योंकि हमने जो भी सिखाया वो सिर्फ किताबों पर सिखा दिया और सेकंड तक। अब तक पहले तो ये था कि फर्स्ट तक था, एलकेजी यूकेजी एनसी हमारी इसमें बेस थी तो नहीं हो पाता था, लेकिन अब तो सेकंड तक जा चुका है। नई शिक्षा नीति सेकंड तक इसको अपने बीच में ला रही है। तो अब ये हमारी कोशिश है, कितनी गतिविधियां, क्या हम प्रत्येक चैप्टर की गतिविधि बना सकते हैं, क्या हम हर कार्यक्रम, हर अपनी पढ़ाई का जो जिस क्लास में हम जा रहे हैं उस क्लास में जो पैटर्न हमने पढ़ाना है, क्या इतनी सामग्री हमारे पास है, क्या हम उसके अंदर बहुत सारे खेल करा सकते हैं। अगला है खोज आधारित, जितना हो सके आप उसको खोजिए। आपको तुरंत क्लास में जाकर बच्चे को चैप्टर का नाम नहीं बताना है। आप चाहे पोएम ही सुना रहे हो, अगर आपने क्लास में जाके आज पोएम ही सुनानी है, जैसे कि हमको भी एक पोएम की आदत वहां सिखाई गाजियाबाद में, हरिद्वार में ट्रेनिंग में रिमझिम पानी आया, तो वो जैसे पोएम सिखाई गई हम लोगों को। तो जब भाई साहब आए तो उन्होंने क्या करा कि नहीं, बस आ गए क्लास में बैठ गए। अब उन्होंने कहा पानी टपकेगा, अब ये होगा, अब ये होता है, अब क्या बात कर रहे हैं। तो बच्चे को खोज करने की आदत डालनी चाहिए। जब तक आपका बच्चा आपके टॉपिक तक ना पहुंचे तब तक आप उसे उलझाई रखिए। आप कह रहे हैं 35 मिनट, मैं कहती हूँ 2 घंटे भी आप क्लास में बैठ रहेंगे तो भी आप बच्चों से फ्री नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आपने क्या खोजने के लिए दिया है, ये आपकी सामर्थ्य है, आप उसे कितना घुमा सकते हैं। और आप सोच नहीं सकते होंगे आपकी उस खोज में वो बच्चा कितना कुछ सीख जाएगा। आप सोचते रहेंगे वो शब्दों का वर्णन कर डालेगा आपके आगे। आप सोचते हैं हम एलकेजी के बच्चे को 10 शब्द सिखाएंगे, मात्र 10 शब्द सिखाएंगे, कुछ नहीं। आप उसी खोज आधारित कार्यक्रम में उसको 50 शब्द सिखा देंगे, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और बच्चा 50 शब्दों में ट्रेंड हो जाएगा। तो इस तरह की क्रियाविधि हमको करानी है। अब क्या क्या गतिविधियां हम करा सकते हैं? है तो जितनी गतिविधियां बच्चे को अक्षर सिखाने के लिए किस तरह की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। फ्री हैंड बच्चा कितने चित्र बना सकता है। फ्री हैंड में आप बच्चों को स्टार्टिंग क्या करनी, फ्री हैंड छोड़ना है, सीधा आ से अनार पर नहीं आना है, बिल्कुल आ नहीं सिखाना है, आ नहीं सिखाना है, ई नहीं सिखाना है। कुछ इस तरह से फ्री हैंड उसका हाथ चलाना है कि वो अपने आप ही अपने एम्स तक पहुंच जाए। दूसरा है भाषा, लैंग्वेज में किस तरह से उसको डेवलप करना है, किस तरह से वो अपनी भाषा, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि खोज आधारित शिक्षा होगी तो भाषा का अपना विकास हो जाएगा। अगर समय रहा तो मैं एक छोटा सा डेमो भी जरूर दूंगी कि भाषा को किस तरह से आप बच्चों के बीच में बढ़ा सकते हैं। संख्या, बच्चों को संख्या डायरेक्ट नहीं सिखानी है, 1 2 3 नहीं सिखानी है। आप कुछ ऐसा कर दीजिए खेल आधारित कि बच्चे को संख्या सिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आपने क्लास में जाना है, खड़े करते जाना है, कितने आए, 1 फिर 2 फिर 3, ये तो क्या एक नॉर्मल होता रहता है कि बहुत सी चीजें, पत्थर बना सकते हैं आप, विभिन्न तरह की डिबिया आप ला सकते हैं, यहाँ तक कि घर में पड़े हुए कूड़ कबाड़ से भी वो मैंने अभी अपने स्कूल में बनाया है, चिकनी मिट्टी को अखबारों में मिलाकर गोले, छोटे छोटे गोले बना दिए, कलरफुल बहुत सारे गोले हो गए उनका, और उनसे पहाड़ बनाए हैं और मंदिर बनाया है उसी माध्यम से, उसी अखबार से। और इसीलिए अखबार तो मिल जाता है, बतेरा अखबार होता है, स्कूल में आता है, पड़ोसियों के पास भी मिल जाता है। वो सबको चिकनी मिट्टी में खोल के अपने बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण अपने विद्यालय में कर दिया, उसके अंदर अपने मंदिर बना दिए। तो इस तरह से हम उनका कितना यूज कर सकते हैं। रंग हैं, आकार हैं, पहेलियां हैं, सबसे बच्चे को मजा आता है पहेलियों में। खोज आधारित, वही मैंने आपको कहा कि खोज आधारित पहेलियां, जितनी आप पहेलियां याद कर सकें, कम से कम हमको अगर 50 पहेलियां याद होंगी तो डेली की एक पोएम तैयार है और डेली की एक स्टोरी तैयार है हमारे सामने। समस्याओं को सुलझाने की कला, छोटे बच्चे की बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन हमको उसको इस तरह से स्नेह देना पड़ेगा कि वो अपनी बात हम तक पहुंचा सके, हमें लगे कि वो बहुत फ्री माइंड होकर हमारे पास आया है और मैडम मुझको ये हो रहा है, वो अपनी बात कह सके, उसकी समस्या को हम सुलझा सके। चित्रकला, पेंटिंग, हस्तकला, पेंटिंग 22 तरह की पेंटिंग होती है जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है। अभी तो 22 तरह की है, क्योंकि मैंने परसों ही महाराष्ट्र में हमारी शिशु वाटिका की बहुत बड़ी प्रमुख है साहू दीदी, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे 22 पेंटिंग का सर्कल भेजा कि 22 पेंटिंग, तो मेरे यहाँ 520 पेंटिंगें होती है। उन्होंने बोला मैं आपको 22 भेज रही हूँ, आप इतना कराइए, फिर मैं बताऊंगी आगे कैसे कैसे होता है। तो 22 पेंटिंग जो है ऐसी होती है जो बच्चे खुद ही करते हैं। स्प्रे की कितनी तरह की पेंटिंग है, छोटी छोटी पन्नियों की, कितनी पन्नी से कराइए, ब्रश से कराइए, बर्तनों से कराइए, यहाँ तक कि छोटे छोटे चप्पलों से कराइए। छोटी चप्पलें होती है ना बच्चों की, अब वो प्लास्टिक की मिल जाती है, छोटे छोटे बच्चे घर में कोई खराब नहीं करते हैं, आप उससे कुछ बनवा दीजिए। और हाथों से बनवाइए, पैरों की नहीं, बच्चों की तो बहुत ही कोमल हाथ पैर होते हैं, उनकी तो छाप भी बहुत सुंदर होती है। तो बहुत सारी बुलेट्स हमारी तैयार हो सकती हैं। नाटक कला है, सबसे पहली बात है कि अगर हमारे में नाटक करने का, और हमसे ज्यादा नाटकबाज बच्चे होते हैं, बच्चों को नाटक सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसको स्कूल नहीं जाना है तो अपने पेरेंट्स के सामने कैसे नाटक करना है वो उसको खूब अच्छे से आता है। तो नाटक तो उसके अंदर होता है, लेकिन वो नाटक नहीं सिखाना है जिससे बच्चा गलत भावनाओं में पड़े, गलत सद्भावना। नाटक वो सिखाना है जिसको एट प्रेजेंट मंच पर प्रसारित कर सके। कोई भी एक कहानी, कोई भी एक पोएम बच्चा हमको मंच पर दिखा सके, वो है नाटक। उस नाटक को सिखाना है, ऐसा नाटक नहीं सिखाना है जो आगे उसके संस्कारों को प्रभावित करे। कठपुतलियां हैं, जैसे कि पीछे हमारे स्कूल में बनाई है कठपुतलियां, पीछे लगी हुई है। इस ऐसी 25-30 कठपुतलियां भी अभी हमने बनाई है, इससे ज्यादा तो नहीं बनाई है। इसमें हर रूप है, माता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, से बना दी। अब बच्चों को सिर्फ बोलकर शब्दों को सिखाना है कि देखो नाना है तो क्या कहते हैं, दादी आई तो क्या कहते हैं। इस तरह का एक प्रयोग हमने स्टार्ट किया है। मैंने बहुत पुराना तो नहीं किया, लेकिन शुरुआत मैं भी कर रही हूँ। और संगीत, जैसे कि कल भाई साहब ने बताया कि संगीत अनिवार्य है। अन्य गतिविधियां, इसकी ये गतिविधियां तो वो है जो हमें करानी है। अब और गतिविधियां जो उसको संस्कारित करने के लिए बहुत जरूरी है
उसमें सबसे पहली है सामाजिक कार्य। बच्चे को कुछ ना कुछ विद्यालय में सामाजिक कार्य कराते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो घर पे तो कोई नहीं उसे कहेगा, लेकिन अगर आप भी नहीं सिखाएंगे तो बच्चा नहीं करेगा। जैसे कि भी पर्यावरण को लेकर बहुत लंबा चौड़ा वो चल रहा था, तो हमारे स्कूल के बच्चों को हमने कहा अपने घर में अपने माता पिता के साथ वीडियो बनाइए, और बाकायदा 15 वीडियो हमारे बच्चों की आई है जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता के साथ पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यक्रम प्रस्तुत करे हैं। वो यूट्यूब पर भी रहे हैं। काफी पेरेंट्स का हमको मिला भी है, रिस्पॉन्स मिला कि मैडम बहुत अच्छा है, ऐसे आप कुछ ना कुछ कराते रहिए। तो बच्चों ने खुद किया कि माँ सब्जी काट रही है तो सब्जी का छिलक कहाँ डालने हैं, अच्छा मम्मी ये प्लास्टिक की बोतल आप कहाँ डालेंगी। तो इस तरह से इको ब्रिक्स बनाई है मेरे विद्यालय ने। मैं यहाँ ला नहीं पाई, मैं आपको दिखाती कि घर में बच्चे कूड़ा प्लास्टिक की पन्ने की इको ब्रिक्स बनाकर सोफा कैसे बनाते हैं। कभी मौका मिला तो वो सोफा भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इको ब्रिक्स से सोफा कैसे बनाया जा सकता है। मानवीय संवेदना बच्चों में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि बच्चे को बताना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय में बच्चे क्लास में कुछ एक बच्चे के पेट में दर्द हुआ, रोने लगा और दूसरे बच्चे हंसने लगे। नहीं, बच्चे को ये सिखाना जरूरी है कि अगर कोई पीड़ा में होता है तो आपको उसके संग कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये मानवीय संवेदनाएं भी हमको सिखानी है संवेदिका में। अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग, ये अन्य गतिविधियां हैं जो आपकी गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी। अब हम सब ये ऐसा क्यों करेंगे? हमने इतनी सारी बात कर ली है, हम ये सब क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ इंपॉर्टेंट्स होती हैं, जैसे कि ऐसी क्या बातें हैं जो हम इन बच्चों के ऊपर फोकस करें। पहला है कि शारीरिक विकास में तीव्रता, बच्चे का जो ग्रो अप होता है बहुत जल्दी होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, मेंटली जो ग्रोइंग अप उसका जो मेथड होता है बहुत हम लोगों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। 10 साल का बच्चा भी जल्दी कैच नहीं करता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, वो लर्निंग मेथड को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। पर निर्भरता, दोहराने की प्रवृत्ति, बार बार जो चीज आप बोलेंगे उसको बार बार दोहराएगा। कल्पनाशीलता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, उसको सिखाना है। जैसे कि आज का माहौल है हम दो हमारे दो या आप तो हम दो एक हैं, तो बच्चा अकेला बोर ना हो। किसी मानसिक जो सुनते हैं हम कि आजकल के बच्चे अकेले हैं, कोई माता पिता की डांट से सुसाइड कर रहा है, कोई अकेलेपन की वजह से सुसाइड कर रहा है। नहीं, आपको बच्चे को इतना प्रिपेयर सिखाना है छोटे बच्चे की। अगर छोटे बच्चे को 4 घंटे घर छोड़ दिया जाए तो बेटा आप क्या क्या कर सकते हो, आपको अकेला अनुभव ना हो। तो 2 तरह से सिखाना है, सब मिलकर हो तो आप क्या करिए, अकेले हैं तो आप क्या करिए। उसको इतनी तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है आप लोगों को, और ये सब चीजें ECC के अंतर्गत आती हैं। ये सब हमको करना है। भारतीय शिक्षा नीति कह रही है ये करना ही करना है। 5वें उसमें भारतीय शिक्षा नीति के 5वें चैप्टर में ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी, क्योंकि मैंने सिर्फ यही पाठ पढ़ा और नहीं पढ़ा कि इसी के बारे में पढ़ा कि बिल्कुल इस पे पुरजोर भारत सरकार का वो चल रहा है कि हर विद्यालय में जितना डिजिटलाइजेशन होगा उसके साथ साथ बच्चों में इसमें भी नवीन